हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ा है। हमने अभी तक पढ़ा है इस लेसन में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, दूसरा पढ़ा है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अभी बोर का एटॉमिक मॉडल, अर्थात बोर ने जो रदरफोर्ड के में जो कमी था उसको कैसे दूर किया। और इसको हमने पढ़ने से पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी और एक तीसरा चीज़ पढ़ा है हमने क्वांटम थ्योरी, अर्थात जो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है वो। तो जो बोर का परमाणु मॉडल है अर्थात एटॉमिक मॉडल है, उसको पढ़ने से पहले आप वो थ्योरी जरूर पढ़ लें, क्योंकि वो पढ़े रहेंगे तभी इसमें समझ में आएगा। क्योंकि जो रदरफोर्ड के में कमी था कि रदरफोर्ड बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड मारते रहता है, अर्थात न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है। लेकिन मैक्सवेल का जब थ्योरी आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, तो मैक्सवेल बोलते थे कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है अर्थात आवेश वाले जो कण हैं वो यदि घूमते रहें तो वो भी एक असलरेशन के साथ अर्थात त्वरण के साथ, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, वो उस फॉर्म में एनर्जी को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूक्लियस में समा सकता है, अर्थात जो हमारा परमाणु समाप्त हो सकता है। एक प्रकार से जो एटम है वो अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा, ये कहना था उनका। और यह रदरफोर्ड का जो थ्योरी था उसमें वही कमी था, और उसी कमी को जो नील्स बोर थे उसने दूर किया। और इसने उस कमी को दूर करने के लिए जो मैक्सवेल का थ्योरी था और मैक्स प्लैंक का थ्योरी था, मतलब मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी था उसका सहारा लिया था, और उसके बेस पे उसने अपना कंसेप्ट बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे राउंड मारेगा किसी भी न्यूक्लियस के बाहर और किस प्रकार उसकी एनर्जी स्टेबल फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं किसमें स्टेप बाय स्टेप। इसको नील्स बोर ने दिया था 1913 में। इसके पॉस्टुलेट्स हैं अपने। पॉस्टुलेट्स का अर्थ होता है कि कोई भी वैज्ञानिक जो प्रयोग किए रहते हैं तो उस प्रयोग को उन्होंने प्रूव किया रहता है, मानकर कि ये ऐसी वास्तव में होती है। तो उन जो प्रूव किए रहते हैं उनके पॉइंट, उन्हीं पॉइंट को पॉस्टुलेट्स कहते हैं। सामान्य भाषा में उसको अवधारणा या कंसेप्ट भी कहा जाता है। तो इनके पॉस्टुलेट्स क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित अर्थात फिक्स्ड वृत्ताकार कक्षाओं में, मतलब फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑर्बिट में राउंड मार के रिवॉल्व करते हैं, जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है अर्थात एनर्जी भी फिक्स होती है, और इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है अर्थात इन्हें स्थायी कक्षा कहा जाता है। अब स्थायी कक्षा का अर्थ यह नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है वो पड़े रहेंगे। स्थायी कक्षा मतलब इनके जो रास्ते हैं वो फिक्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन लगातार उसी रास्ते पे घूमते रहेंगे। अब इसको चित्र के माध्यम से देखिए कैसे समझते हैं कि जो नील्स बोर थे उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स वृत्ताकार अर्थात सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो इसके बाहर में ये मैं जो सर्कल बना रहा हूँ इनको इसने कहा ऑर्बिट, और इसी में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अर्थात राउंड मारते हैं किसके, ये न्यूक्लियस के चारों ओर। और इन ये जो रास्ते हैं इसको हम पाथ भी बोल सकते हैं या सर्कुलर पाथ या फिर रास्ते दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इनका ये जो रास्ता, इनका जो जगह है अर्थात इनका जो गैप है वो फिक्स्ड है, ये कहना था किसका, बोर का। तो चूंकि ये फिक्स्ड है अर्थात स्थिर है, इसलिए इनको स्थायी कक्षा भी कहा जाता है। अब ये चूंकि इनकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है, देखिए लिखा हूँ जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है, तो इनको एक प्रकार से हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन्हें ऊर्जा स्तर अर्थात एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, और इन्हें एक नाम दिया जाता है, वो नाम है KLMN, और इधर और आगे OPQ ऐसा हो सकता है। जहाँ जो इसमें मैंने कक्षा शब्द लिखा है उसके लिए हम यहाँ n शब्द प्रयोग करेंगे, और n का मान k के लिए 1 होता है, n का मान l के लिए 2 होता है, n का मान m के लिए 3 होता है, और n का मान n के लिए 4 होता है। ये चीज़ आपने छोटे कक्षा जैसे 9th लेवल में कुछ कुछ पढ़ा होगा। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे यदि मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ पे जो मेरा कक्षा है उसको मैं इसको पहला कक्षा बोलूँगा, फर्स्ट ऑर्बिट। अब इसी को हम k से भी दिखा सकते हैं, इसको मैं दूसरा ऑर्बिट बोलूँगा, और इसको हम L से भी दिखा सकते हैं। इसको मैं तीसरा ऑर्बिट बोलूँगा, इसको हम M से भी दिखा सकते हैं। इसको मैं चौथा ऑर्बिट बोलूँगा, इसको हम N से दिखा सकते हैं। अब ये कितने हो सकते हैं, ये अधिकतम 7 हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पीरियाडिक टेबल है या आवर्त सारणी है वो इन्हीं ऑर्बिट के बेस पे बने हुए हैं। और पीरियाडिक टेबल या आवर्त सारणी में जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो सिर्फ 7 होते हैं, इसलिए सर्कल मैक्सिमम 7 तक जा सकता है। तो हम अभी इतना ही लिखे हैं, अभी 3 और इसमें आ सकता है अर्थात M N के बाद OPQ। अब ये पहले के वैज्ञानिकों ने जैसे बोर ने ये सब चीज़ों को KLMN दिखा रखा था, इसलिए हम लोग भी उसको वही दिखा रहे हैं। उसको हम दूसरा भी दिखा सकते हैं, लेकिन सबके लिए मान है फिक्स्ड। जैसे इसको फर्स्ट ऑर्बिट पहला कक्षा बोलेंगे, इसको सेकेंड ऑर्बिट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, उसके आगे और क्रमशः जाते जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ गए होंगे कि ये जो सर्कुलर पाथ है इन्हीं को ऑर्बिट कहा जा रहा है, अर्थात ये सब चीज़ों को, यही ऑर्बिट है जिनको कक्षा बोला हूँ अभी मैं।
और इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है और इनका जगह फिक्स रहता है। जगह फिक्स रहता है इसलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, अर्थात स्थायी कक्षा। और चूंकि इनकी ऊर्जा फिक्स रहती है इसलिए इसको ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहते हैं, और जिसको हम लोग 1 2 3 4 इस तरीके से दिखाते हैं। और 1 के लिए के हो गया, 2 के लिए एल, एम 3 के लिए एम, एन के लिए 4। और यहाँ जो एन लिखा हूँ, ये स्मॉल एन, ये कक्षा को दिखाता है। स्मॉल एन का अर्थ क्या है? कक्षा, अर्थात ऑर्बिट की संख्या। ठीक है, इसको हम आगे और जब पढ़ेंगे तो इसको हम क्वांटम नंबर के रूप में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अभी हम यहाँ इतना ही चलते हैं। नेक्स्ट है, जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, अर्थात ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट है इसमें राउंड मारते रहते हैं, तब यह न तो ऊष्मा अवशोषित करते हैं और न ही उत्सर्जित करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब इनमें चलते रहेंगे, ये सब में ऐसा घूमते रहेंगे, तो इनकी जो एनर्जी रहेगी वो फिक्स रहेगी। अर्थात मान लो 10 किलो कैलोरी इसके पास ऊर्जा है तो उतना ही ऊर्जा लेके वो घूमता रहेगा। अर्थात मतलब चूँकि रास्ता इनका फिक्स्ड है और इसी में घूमना है तो ऊर्जा उतना वो लेके घूमेगी और वो ऊर्जा फिक्स रहेगी। और जब ये इस पाथ में घूमते रहेगी तो ऊर्जा ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा होगी। लेकिन हमने इसके पहले रदरफोर्ड के में क्या पढ़ा था? रदरफोर्ड के में पढ़ा था कि ऐसा उसका एटम का स्ट्रक्चर होता था और यहाँ बीच में न्यूक्लियस होता था, नाभिक, और ऐसा इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते थे जिससे इसकी एनर्जी खत्म होती थी और इलेक्ट्रॉन समा जाएगा। ये बोला था मैक्सवेल ने। और रदरफोर्ड ने भी वही कमी को बताया था और उस कमी को दूर करने के लिए उसने ये बोला कि ये जो ऑर्बिट, उसने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। किसने? नील्स बोर ने, अर्थात ये बोर ने अपने मॉडल में, कि इसमें यदि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, अर्थात वो फिक्स रहेगी, वो फिक्स एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा लगातार। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो उसी को लिखा, ना तो वो ऊष्मा अवशोषित करेगी, अर्थात बाहर से ऊष्मा नहीं लेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और न ही ऊष्मा उत्सर्जित अर्थात एमिट करेगी, अर्थात ऊष्मा वो छोड़ेगी भी नहीं, अर्थात लूज भी नहीं करेगी। तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट्स। थर्ड है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। कहने का अर्थ है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये जो ऑर्बिट, चूँकि हमारा ऑर्बिट अर्थात जो कक्षा है वो क्या है? फिक्स्ड है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूमता रहेगा, अर्थात ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो हर बार कोण बदलेगा। इसको समझा दे रहा हूँ, देखिए। एक हमारा गति होता है सीधा, जिसको लीनियर बोलते हैं, रेखी गति, और ये हमारा होता है वृत्तीय गति, अर्थात सर्कुलर पाथ में। तो कोई चीज़ें जब सीधे चलती हैं तो कहीं कहीं मुड़ती नहीं है, सीधे चलती हैं। और यहाँ पे यदि हम संवेग निकालें, अर्थात मोमेंटम निकालें, तो ये हमारा होता है mv मोमेंट। इसी को और क्या बोलते रहते हैं? लीनियर मोमेंटम बोल देते हैं इंग्लिश में, तो या फिर संवेग। तो mv होता है, मतलब वो सीधा एक स्पीड से चलते रहता है। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसा वृत्तीय गति करे, वृत्तीय गति मतलब यहाँ को मैं ऐसा सेंटर मान लूँ और यहाँ से यहाँ इतने को मैं क्या मान लूँ? रेडियस, अर्थात उसकी त्रिज्या। और यहाँ पे मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे घूमे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पहले अगर उसको ऐसा मैं सीधा भेजूँ तो सीधा जाना चाहेगा, लेकिन मुड़ेगा तो यहाँ से देखिए हर बार एक नया कोण बन रहा है। मतलब हर टर्निंग पे हर बार मोड़ होगा गोले में, तो हर बार एक नया कोण बन जाएगा। चूँकि एक नया कोण बन जाएगा तो उस टाइप का जो संवेग है उसको हम बोल रहे हैं कोणीय संवेग। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। तो कोणीय संवेग को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अर्थात कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। और इसका फार्मूला होता है mvr। अब mvr क्यों लिखा हूँ? m तो मास हो गया किसका? चूँकि मैं इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा हूँ इसमें सर्कल में, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया m, v हो गया इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, किस स्पीड से भाग रहा है अर्थात घूम रहा है, r हो गया त्रिज्या, क्योंकि ये जब ऐसा घूमते जाएगा तो ये जो त्रिज्या है r वो फिक्स रहेगा। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन, ये r किसकी त्रिज्या है? ये त्रिज्या है इसकी, जो ऑर्बिट है उसकी त्रिज्या। और v क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, वेग है। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, अर्थात द्रव्यमान है। तो उम्मीद करता हूँ आपने कोणीय संवेग समझ लिया होगा। कोणीय संवेग को हमेशा कोई भी चीज़ जब सर्कल बनता है तब उपयोग करते हैं, इसी को सर्कुलर एंगुलर मोमेंटम भी बोल देते हैं, अर्थात वृत्तीय कोणीय संवेग। संवेग का अर्थ होता है द्रव्यमान गुणित वेग, मतलब एक निश्चित वजन लेके कोई भी चीज़ स्पीड से आगे बढ़े। लेकिन जब एक निश्चित वजन लेके कोई चीज़ आगे स्पीड से बढ़े और उसमें हर बार एंगल बदले, अर्थात तो एक निश्चित कोण पे बदल जाए। चूँकि ये सर्कल है तो यहाँ पे हर बार जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कोण पे मुड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी वृत्तीय गति ऐसे यदि करना शुरू करता है तो हर बार एक अलग अलग कोण पे मुड़ना शुरू कर देता है दौड़ते हुए। और यदि सीधा चले तो उसको सीधा 90 डिग्री पे दौड़ते रहता है, 90 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पे कोण बदल रहा है, इसलिए इस संवेग को बोल रहे हैं कोणीय संवेग। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स क्या बोलते हैं। ये पॉइंट याद करने हैं, बहुत याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़े थोड़े
याद रखें। अब बाकी इसको देख के समझ में आ जाएगा आपको। देखिए पहला मैं बोला हूँ कि फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और इन्हीं को ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल बोलते हैं। बुक के हिसाब से थोड़े थोड़े और भी पॉइंट बड़े हो सकते हैं, तो मैं उसको इंक्लूड करके छोटा कर दिया हूँ, तो आप इनको याद कर लें। तो इन्हीं को सर्कुलर पाथ बोलते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और इनका एनर्जी फिक्स्ड होता है, इनका जो पाथ होता है वो फिक्स्ड होता है, और जो ये जो ऑर्बिट है ये भी फिक्स्ड है। तो इन्हीं को हम लोग 1 2 3 4 से दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जब इसमें घूमेगा तो ना तो ऊर्जा छोड़ेगा ना तो ऊर्जा वो ग्रहण करेगा, अर्थात एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, एमिट भी नहीं करेगा। थर्ड है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में राउंड मारेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, मतलब इसमें घूमने के लिए इसका जो एंगल बदल रहा है उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं, जिसका फार्मूला mvr होता है। आर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब ऐसा घूमेगा राउंड में तो उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या भी बन जाएगी, किसकी? ये जो ऑर्बिट है उसकी, तो इसलिए mvr। जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमते रहेंगे जहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अर्थात कोणीय संवेग है उसका मान इस तरीके से हो, h/2π का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का अर्थ है कि h/2π के मल्टीपल में होगा। अब वो भी कंप्लीट नंबर में। मल्टीपल मतलब ऐसा, मैं कोई n अंक लूँगा और ये h/2π ऐसा मल्टीपल। कहने का अर्थ है n का अर्थ यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो ये याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। कोणीय संवेग मतलब हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अलग स्पीड से गति करेगा, ये है इसका अर्थ। देखिए यहाँ n जो लिखा हूँ, n ये ऑर्बिट का संख्या अर्थात कक्षा का संख्या 1 2 3 4 और इधर और आगे ये अधिकतम 7 तक जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ये 7 ही जो हमारे पीरियड हैं वो बनते हैं। इस वजह से चूँकि चलन ये है कि 4 तक दिखाने का, तो हम लोग भी 4 तक ही दिखा रहे हैं। अब पूर्ण गुणज का अर्थ है, जैसे मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है n बराबर 1 में, तो mvr जो रहेगा, mvr इसका मान मैं लिखूंगा n की जगह 1 और h/2π ऐसा। दूसरा में घूमेगा तो n का मान क्या लिखूंगा मैं, 2h/2π, मतलब जो कोणीय संवेग रहेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन का वो 2h/2π हो जाएगा। तीसरा में रहेगा तो 3h/2π, चौथा में रहेगा तो 4h/2π। उनको आप कटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 4h/2π लिखें, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ऐसा 2h/2π। दूसरा में जब चले तो, तीसरा में चले तो 3h/2π, चौथा में चले तो 4h/2π। तो इनको कहा जा रहा है पूर्ण गुणज, अर्थात एक पूर्णांक के रूप में इससे गुणा होने लगेगा h/2π से। तो ये मान इसने कैसे निकाला वो कहीं भी जानकारी नहीं दिया गया है। बोर ने ये चीज़ बस बता दिया था और ये इसकी कमी भी थी। बाद में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है करके, लेकिन इसके माध्यम से बोर ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। बोर ने इलेक्ट्रॉन का स्पीड बता दिया था, रेडियस बता दिया था, हर एक का जो ऑर्बिट होता है उसका, और एनर्जी भी बता दिया था, कितना एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो उसको हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, जो h/2π होता है, ये h/2π, इसको हम लोग कट h, इसको कट h बोलते हैं, कट h। चूँकि h है इसलिए ऊपर में ऐसा कट का निशान है, इसलिए कट h बोलते हैं। इसके बराबर होता है, अर्थात हम लोग यहाँ पे कट h भी लिख सकते हैं, तो उसका अर्थ भी क्या होगा, h/2π हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मतलब ये सूत्र को हम और कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं mvr = n, और ऐसा मैं कर सकता हूँ कट h। ठीक, दोनों एक ही चीज़ है। तो ऐसा आपको और हायर क्लास के बुक्स में देखने को मिल सकता है। तो ये तो था हमारा थर्ड पोस्टुलेट। इस सूत्र में मैं बताया कि m क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है अर्थात स्पीड है, r जो हमारा ऑर्बिट है इसका अर्थात जो कक्षा का क्या है वो है त्रिज्या अर्थात रेडियस, n क्या है, ये क्वांटम नंबर है, h क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक। इसको हमने कहाँ पढ़ा है, प्लांक के थ्योरी में। पहले मैं बताया कि बोर का जो मॉडल है उसको समझने के लिए आपको प्लांक का क्वांटम थ्योरी समझना पड़ेगा, और उसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी समझना पड़ेगा, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब ये 2-3 जो थ्योरियाँ हैं इनको आपको समझना पड़ेगा। तो इनके मान आपको याद रखेंगे। जो प्लांक कांस्टेंट का मान है वो मैं प्लांक का क्वांटम थ्योरी थी उसमें बताया हुआ था। इसका मान 6.626 × 10 34 जूल सेकेंड होता है। तो ये h जो होता है उसको याद रखेंगे, और h/2π को हम लोग कट h से भी दिखाते हैं। तो ये शॉर्ट में यही सूत्र हमको ऐसा मिल सकता है। mvr ये एंगुलर मोमेंटम के लिए है, अर्थात कोणीय संवेग के लिए, किसके, इलेक्ट्रॉन के लिए।
मतलब हर इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित कोणीय संवेग होगा, यहाँ वाले का अलग, यहाँ वाले का अलग, यहाँ वाले का अलग, हर किसी का अलग। चौथा बोर बोलते थे, अर्थात बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बोला कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अर्थात ऊर्जा को एब्जॉर्ब या फिर एमिट तभी करेगा जब उनमें ट्रांजिशन होगा अर्थात संक्रमण होगा। संक्रमण होने का अर्थ है कि ये यदि मेरा मान लो ये हमारा परमाणु इस तरीके से हमने बनाया और यहाँ बीच में क्या बना दिया, न्यूक्लियस, और यदि मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाना है तो ये कूद कर जाएगा। अर्थात इस संक्रमण को आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मेरा ये छत है घर का, तो यहाँ पे मैं ऐसा सीढ़ी बना रखा हूँ, ठीक है। तो मुझे इस छत पे जाना है तो मैं या तो ऐसा एक पहले सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में जाऊँगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें, पाँचवें से छठवें में, या फिर एक और तरीका है इस छत से मैं सीधा यहाँ पे कूद जाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी करते हैं कि उनको ये न्यूक्लियस के बगल वाला अर्थात नाभिक के बगल वाला जो ऑर्बिट है हमारा कक्षा है, यहाँ से उसको इसमें जाना है, तो ये चूँकि यहाँ पे ऊर्जाएं कम होती हैं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा को ग्रहण करेगा और वो भी एक क्वांटा के रूप में। हमने इसके पहले किसका, प्लांक का क्वांटम थ्योरी पढ़ा था, तो क्वांटम थ्योरी का ज़रूरत यहीं पे पड़ा और उसी का प्रयोग बोर ने किया हुआ था और उसी के बेस पे उसने एक्सप्लेनेशन किया था कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या पढ़ा है अभी तक, इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमते रहता है और इसमें जब तक घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी देगा और ना ही लेगा, अर्थात एक प्रकार से वो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ना तो ऊर्जा देगा ना तो ऊर्जा लेगा, वो सिर्फ उसमें घूमता रहेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को इसमें से इसमें जाना रहेगा, उसमें से यहाँ आना रहेगा, यहाँ ढेर सारे बन सकते हैं, जरूरी नहीं है यही रहे, तो हम कोई भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ 2 ले रखा हूँ, आप ढेर सारे भी बना सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाना रहेगा या फिर इस ऑर्बिट से यहाँ आना रहेगा, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऊर्जा कम होती है इलेक्ट्रॉन की और यहाँ ऊर्जा अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ कम इसलिए होती है क्योंकि इसके बगल में जो न्यूक्लियस रहता है उसका अट्रैक्शन अधिक रहता है नाभिक का, जिसके कारण वो इससे चिपका रहता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है। जैसे जैसे इससे दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ते जाती है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें से जब यहाँ जाएगा तो इसी प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन। तो उम्मीद करता हूँ कि संक्रमण या ट्रांजिशन आप समझ गए होंगे, जिसको हम सामान्य भाषा में कूदना बोल सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन कूद कर जाते हैं और इसमें अब 2 कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन है इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक अर्थात जिसको हम एनर्जी लेवल बोलते थे, जिसको मैं इसको बोल सकता हूँ E1, ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूँ E2, जिसको हमने 1 और 2 नाम दिया था, पहला कक्षा दूसरा कक्षा, उसी को मैं चूंकि एनर्जी को शो कर रहा हूँ यहाँ पे ऊर्जा को, इसलिए E1 और E2 नाम दे दिया। इधर आगे E3 E4 सब दे सकते हैं। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है, इसी को मैं E1 बोला हूँ, तो इलेक्ट्रॉन इस कम ऊर्जा वाले कक्षा से जब अधिक ऊर्जा वाले कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा, इसको ऊर्जा लेना पड़ेगा। अब ऊर्जा कैसे लेगा, वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इसमें जाएगा तो ये ऊर्जा लेगा बाहर से इस तरीके से, ठीक है, और बाहर से जो ऊर्जा लेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, वो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में रहेगा, बंडल के फॉर्म में रहेगा, जिसको हमने कहाँ पढ़ रखा है, उसको हमने पढ़ रखा है प्लांक के क्वांटम थ्योरी में। और वो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान होगा h न्यू, अर्थात इस फॉर्म में लेगा। तो ये h न्यू का जो कहानी है वो आप प्लांक के क्वांटम थ्योरी से पढ़ें, जिसका वीडियो पहले से अपलोड किया जा चुका है, तभी आपको बोर का जो थ्योरी हो अच्छा समझ में आएगा कि ऊर्जा किस फॉर्म में आते हैं। तो हमने 2 टाइप का थ्योरी पढ़ रखा है, एक तो ऊर्जा सीधा वेव के फॉर्म में ऐसे आते हैं, दूसरा ऊर्जा ऐसे कट कट के आते हैं इस तरीके से पिकेट के फॉर्म में, जिसको क्वांटा कहते थे ऊर्जा के केस में। और यदि हम लाइट के केस में बोलेंगे तो इसी को कहा जाता है फोटान। मतलब हम यहाँ फोटान और क्वांटा दोनों उपयोग कर सकते हैं। यहाँ चूँकि क्वांटा है ऊर्जा के रूप में बोल रहे हैं तो क्वांटा मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब ट्रांजिशन करेगा कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में, तो यहाँ से कूद कर जाएगा वो, उसी को बोल रहे हैं ट्रांजिशन करना। जैसे सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप हम छत में चढ़ते हैं उसी तरीके से, ठीक। तो ये ऊर्जा लेगा और उसके बाद वहाँ चला जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, इस तरीके से देखिए, इसको मैं मान लो E1 नाम दे देता हूँ, ये वाला पोर्शन हमारा, और इसको नाम दे देता हूँ E2। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ, अब यहाँ पे n का मान क्या है, n का मान 1 है और यहाँ n का मान क्या है 2 है, जिसको मैं 1 2 3 इसके पहले बता रहा था, वही चीज़ है, जिसको हम इसको K बोल सकते हैं, इसको L भी बोल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ दूसरा में ही जाए, वो चौथा पाँचवा सभी में जा सकता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, जिसको हम और डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे बारी बारी से। तो इसको मैं मान लिया प्रारंभिक अवस्था, इसको मैं मान लिया अंतिम अवस्था, मतलब मैं सिर्फ 2 ही ऑर्बिट बना रखा हूँ, इसलिए शुरू का भी है अंतिम का। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये बाहर से एनर्जी ग्रहण करेगा, वो एनर्जी ग्रहण करेगा h न्यू के फॉर्म में। अब मुझे कितना ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन मेरा, वो एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डेल E इक्वल टू डेल E। क्यों, डेल यहाँ पे एनर्जी में चेंज को बताता है, अर्थात ऊर्जा कितना बदला है। तो चूँकि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से अब यहाँ पे जा रहा है अधिक ऊर्जा, ये कम ऊर्जा है, कम ऊर्जा मतलब
जो न्यूक्लियस के पास रहेंगे वो कम ऊर्जा, और इधर ऊपर जाएंगे वो क्या है, ये अधिक ऊर्जा में जा रहा है। तो अधिक कम से अधिक में जाएगा तो क्या करेगा, बाहरी वातावरण से गर्मी के माध्यम से या सूर्य की रोशनी के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ऊर्जा ग्रहण करेगा और यहाँ से वहाँ कूद कर जाएगा। तो ऊर्जा किस रूप में वो ग्रहण करेगा, HNO के फॉर्म में। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है ऊर्जा। तो देखिए यहाँ से ये हो गया मेरा प्रारंभिक अवस्था और ये हो गया अंतिम अवस्था। तो अंतिम अवस्था अर्थात E2 में मैं यदि E1 को घटा दूँ तो मेरे को मिल जाएगा क्या, कि कितना एनर्जी इसने ग्रहण किया। अब चूंकि देखिए E1 में ऊर्जा कम था, E2 में ऊर्जा अधिक था, इस तरीके से मतलब इसका मान अधिक और इसका मान कम होगा, तो जो हमारा मान आएगा वो किस में आएगा, वो हमारा मान आएगा पॉजिटिव में। और जब ऊर्जा का मान पॉजिटिव में आने लगता है तो ये चीज़ याद रखना भी है ना, ऊर्जा का मान जब पॉजिटिव आने लगता है तो इसको बोलते हैं हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया, अर्थात इसमें उष्मा अवशोषित किया जा रहा है अभिक्रिया। तो ये पॉजिटिव निगेटिव वाला हमारा एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स है, और उष्मा गतिकी, उसमें भी डिटेल पढ़ेंगे। उष्मा शोषी जिसको और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक, तो ये याद रखना है, मतलब यहाँ उष्मा का अवशोषण हो रहा है। अब देखिए E2 ये अधिक हो गया, कम से ज़्यादा ऊर्जा लेके अधिक में पहुँच गया, तो इसका मान हमेशा अधिक रहेगा और इसका मान कम रहेगा। अब इसी प्रक्रिया को और क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्साइटेशन। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन का यहाँ से मतलब उत्तेजित अर्थात ज़्यादा ऊर्जा लेके ऊपर चले जाना, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। अब दूसरा कंडीशन हमारा देखिए, अधिक ऊर्जा वाले कक्षा से कम ऊर्जा वाले। अब अधिक मतलब कोई जैसे मान लो हमारा ये एटम है, अब ये मैंने इसमें 2 फिर से बना दिया। अब यहाँ पे देखिए मेरा न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, मतलब अधिक ऊर्जा वाले में, और उसको यहाँ पे पहुँचना है, तो सेम वही प्रक्रिया होगा। लेकिन अब उसकी ऊर्जा अधिक है एक इलेक्ट्रॉन की, और उसको कम वाले में आना है, तो अधिक वाला क्या करेगा, ऊर्जा को खोएगा अर्थात छोड़ेगा, उसको बोल रहे हैं हम लोग उत्सर्जन, एमिशन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, या एमिट करना। तो वो कैसे एमिट, यहाँ आएगा और ये एमिट करेगा ऊर्जा, और ऊर्जा किस फॉर्म में एमिट करेगा, फोटॉन के फॉर्म में, एनर्जी बंडल के फॉर्म में, जिसको हम क्वांटा भी बोलते हैं। तो याद रखना। अब यहाँ पे मुझे हम इसको और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, ऐसा, ये देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से चूँकि जिसकी ऊर्जा अधिक हो जाती है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अनस्टेबल, अस्थायी। ये मनुष्य की तरह है, जिसकी ऊर्जा अधिक रहेगी, जैसे जवान व्यक्ति रहता है उसकी ऊर्जा अधिक रहती है तो वो कोई भी उल्टी पुल्टी हरकत करता है, लेकिन जो बुजुर्ग रहता है उसकी ऊर्जा कम होती है तो वो सामान्य स्थिर रहता है, मतलब वो स्थायी रहता है। बस इलेक्ट्रॉन भी वैसी हैं, इनकी ऊर्जाएँ जब अधिक होंगी तो वो अस्थायी अवस्था में चले जाते हैं, और उनको स्थायी भी बनना है तो जो अधिक में चला जाएगा वो नीचे भी आना चाहेगा सीधा सा, अर्थात ऊर्जा को अपना छोड़ेगा भी, ताकि वो स्थायी रहे, सेटल्ड रहे, मतलब स्थित पड़ा रहे, किसी को से कोई मतलब ना रहे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से अधिक से कम में आ रहा है, अधिक ऊर्जा से अब किस में आ रहा है, कम ऊर्जा। अब इसमें भी वैसे ही जंप करेगा, कूद के आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में जब जाता है तो वो कूद कर जाएगा और ऊर्जा को अवशोषित करेगा, उसके बाद ही वो कूद कर जाएगा, ये कहना है, इसका संक्रमण करता है। तो इसको क्लियर याद रखना। और इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया होता है उष्मा शोषी प्रकार का, जिसमें इसका मान होता है पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन यदि मान लो यहाँ पहुँच गया है मेरा, उसको यहाँ आना है, तो वो फिर क्या करेगा, जो ऊर्जा ग्रहण किया है उस ऊर्जा को अब वो छोड़ेगा भी। कहने का अर्थ है कि ये जितने सारे हमारे पास इसमें ऑर्बिट बने हुए हैं कक्षा, तो ये घर की सीढ़ी की तरह है। छत में जाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, बस ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा और कोई फिक्स भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ भी कूद सकता है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ भी, मतलब हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना। जब हम जैसे मान लो हमारा सीढ़ी है घर का, ये हमारा छत है, तो ढेर सारे ऑप्शन रहता है, मैं या तो सीढ़ी बाई सीढ़ी उतर लूँ या सीधा डायरेक्ट छत से जंप कर दूँ, नीचे कूद जाऊँ। बस वैसे इलेक्ट्रॉन वैसे ही रास्ता अपनाते हैं, या तो एक एक सीढ़ी नीचे आएंगे या फिर डायरेक्ट जिसमें जाना है उसमें कूद जाएंगे। तो उसमें कूदने या फिर जाने में ये जो ऊर्जाएँ निकली जा रही है, वो शोषित की जा रही है, वो पूरा प्रक्रिया संक्रमण कहला रहा है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसको समझते हैं, जो चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ रखा हूँ कि ऊष्मा का अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन, एनर्जी को इमिट कैसे करेगा। इलेक्ट्रॉन जब अधिक ऊर्जा में रहेगा और कम वाले में आएगा तो इस तरीके से HNO के फॉर्म में इमिट करेगा। अब मुझे यहाँ पे ऊर्जा कैलकुलेट करना है, अर्थात कितना ऊर्जा इसने छोड़ दिया, अर्थात उत्सर्जित कर दिया, या बोल सकते हैं लॉस कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो उसके लिए फिर मैं वही फार्मूला अपनाऊंगा, डेल E। अब देखिए यहाँ पे हम चूँकि जो ऊर्जा होता है वो होता है अवस्था फलन। अवस्था फलन मतलब होता है स्टेट फंक्शन, जिसको ऊष्मागतिकी के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेट फंक्शन उस चीज़ों को कहा जाता है जो सिस्टम के उन मान पर, मतलब प्राइमरी और लास्ट मतलब फाइनल जो अमाउंट रहता है उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं, ये प्राथमिक और ये अंतिम। अब चूँकि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना शुरू कर रहा है तो अब मैं इसको मान रहा हूँ प्राथमिक और ये वाले को मान रहा हूँ अंतिम।
तो अंतिम में अर्थात जो E1 है उसमें अब मैं घटाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, मतलब ऐसा E1 माइनस E2। अब देखिए, अब ऊर्जा इस समय किसकी है, अधिक ऊर्जा इस चीज़ की है E2 की ही, और कम ऊर्जा इसकी है, तो यहाँ पे जो मान होगा वो आ जाएगा हमारा निगेटिव। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्यों निगेटिव आया हो आप समझ गए होंगे। नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आया तो ऊर्जा कितनी निकली वो कैलकुलेट करना होगा। तो क्या करूँगा मैं, जो ये यहाँ पहुँचने के बाद अब ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा यहाँ पे कम रहेगा, तो इसमें मैं इसको घटा दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा, चूँकि इसका मान हमेशा अधिक रहता है, इसका मान हमेशा कम रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऊर्जा का मान आएगा वो निगेटिव आएगा। निगेटिव का अर्थ होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का अर्थ होता है ऊर्जा को छोड़ना या निकालना, या जिसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मतलब हमारे पास दो रिएक्शन होने हैं, एक तो जब लो एनर्जी कम ऊर्जा से अधिक में जाएगा तो ऊर्जा को बाहर से लेगा वो भी फोटॉन के रूप में, और जब अधिक से कम में आएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा, वो छोड़ेगा, वो भी किसके रूप में, फोटॉन के रूप में, जिसको हम एनर्जी बंडल बोलते थे या इसी को हम और क्वांटा भी बोलते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमने वहाँ पे प्लांक का क्वांटम थ्योरी पढ़ा हुआ था वो इसी की वजह से पढ़ा था। अभी हम और कुछ जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे जब हम जो बोर ने क्या किया था, ये सब के आधार पर अब एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकाल रखा था। मतलब हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसका स्पेक्ट्रम बताया था, और वो स्पेक्ट्रम ऐसा कट के आता था। तो उसके आधार पर बाद में बताया बोर ने कि जो लाइट होते हैं, जैसे लाइट का नेचर हमने दो टाइप का पढ़ा है, एक पढ़ा है वेव के फॉर्म में, दूसरा कट के आएगा। तो लाइट का नेचर ऐसा पार्टिकल का नेचर होता है, ये प्रूव करने के लिए उसने, मतलब इलेक्ट्रॉन के आधार पर वो प्रूव भी हो गया था, लाइट पार्टिकल के रूप में भी होता है अर्थात कण के रूप में भी होता है, और उसने वो स्पेक्ट्रम के आधार पर प्रूव किया था। और उसने स्पेक्ट्रम के आधार पर ही बताया था कि कोई भी जो परमाणु है अर्थात एटम होता है उसमें कक्षा होंगे अर्थात ऑर्बिट होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा जंप करके जाएंगे, ना कि धीरे धीरे जाएंगे, अर्थात इस फॉर्म में नहीं जाएंगे, ऐसा कूद के जाएंगे वो भी, और ऊर्जा को पैकेट के रूप में छोड़ेंगे। तो ये था बोर का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ कि बोर का जो कॉन्सेप्ट है, जो पास्टुलेट्स है वो आप समझ गए होंगे। और ये बोर का एटम था, मतलब बोर के हिसाब से एटम कैसा ऐसा है और इस तरीके से ऐसा, और यहाँ बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। एटम इनकी सबकी एनर्जी जो ऑर्बिट है उनकी फिक्स्ड है, सबका जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोणीय संवेग भी फिक्स्ड रहेगा, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहेगा एक ऑर्बिट में तो क्या रहेगा, उसकी ऊर्जा भी फिक्स्ड रहेगी। मतलब ऊर्जा ना तो ली जाएगी ना तो दी जाएगी, ना तो मतलब उस सर्जित अवशोषण कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम से अधिक में जाएगा तो ऊर्जा को लेगा, और अधिक से कम में आएगा तो ऊर्जा को छोड़ेगा। मतलब अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा में आएगा तो ऊर्जा को छोड़ेगा। तो इसने इस तरीके से जो रदरफोर्ड के में कमी थी, रदरफोर्ड ये कोई चीज़ नहीं बताए थे, ऊर्जा उसमें ख़त्म होता था और इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, ऐसा कंसेप्ट था उनका, जो बाद में के वैज्ञानिकों ने कमी निकाल रखा था। तो उस कमी को बोर ने इस तरीके से दूर किया। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि बोर ने इसके द्वारा और क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर लिया। बोर ने यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट कर लिया, मतलब रेडियस जो परमाणु का त्रिज्या होता है वो कितना हो, मतलब ये जो सभी ऑर्बिट होते हैं, कक्षा हैं, उनकी त्रिज्या कितनी होगी, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, और इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से घूमेगा उसको बता रखा था। तो इस केस में तो हम इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता था अर्थात उत्तेजित होता था ऊर्जा लेके, तो उसको बोलते थे एक्साइटेशन। चूँकि इस केस में क्या है, वो ऊर्जा को मतलब इसमें तो ग्रहण कर रहा है, इस ऐसे आया है ऊर्जा, और इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा यहाँ पे ये खो रहा है, बाहर छोड़ रहा है। देखिए यहाँ पे एरो ऐसा बना रखा हूँ मैं, आया लाइट, ये गया लाइट, तो यहाँ पे ऊर्जा खो रहा है। तो खो रहा है इस वजह से इसको, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन मतलब पहले एक्साइटेड था, मतलब उत्तेजित था, अब उत्तेजित से न्यूट्रल हो गया, शांत हो गया, मतलब उसका एक्साइटेशन खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बोर का जो मॉडल है वो आपने अच्छे से क्लियर से समझ लिया होगा। अब हम सीख रहे हैं रेडियस की गणना करना, अर्थात हमारा जो ऑर्बिट था बोर का, उसकी जो रेडियस अर्थात उसके हिसाब से जो परमाणु का साइज़ कितना होगा उसके लिए एक डेरिवेशन सीख रहे हैं। और डेरिवेशन में लास्ट में जो फार्मूला आएगा उस फार्मूला से हम कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसी के बेस पे फिर हम वेलोसिटी निकालना सीखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थात कक्षा में कितना स्पीड से दौड़ेगा। चलिए बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले देखिए कक्षा के त्रिज्या की गणना करना। कक्षा के त्रिज्या की गणना करना मतलब ये है ऐसा, वास्तव में देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है अर्थात नाभिक, और ये इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे घूम रहा है इस मोमेंट पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो कारणों की से घूमता है। एक तो
ये आवेश रहता है माइनस, ये वाला प्लस रहता है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहता है, अर्थात जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल रहता है जो कूलाम के नियम पे आधारित है। तो वो बल लगता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से। दूसरा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ये जब घूमना स्टार्ट करता है तो जब इसका अट्रैक्शन यदि नहीं होगा तो ये बाहर भी भागना चाहेगा, तो ये बाहर भागना चाहता है पहला, और दूसरा इसका अट्रैक्शन फोर्स मतलब ये आकर्षित भी करेगा और ये बाहर भी भागेगा, तो उसकी वजह से क्या है इलेक्ट्रॉन बैलेंस होकर अंदर घूमते रहता है। तो देखिए ये है हमारा बोर का एक ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट का अर्थात कक्षा है, और इसका यदि हमको कैलकुलेशन करना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐसा घूम रहा है, अब ये बाहर भी भागना चाह रहा है, बाहर किस बल की वजह से, मतलब बाहर की ओर इस पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब जैसे मैं कोई पत्थर को रस्सी में बांध के इस तरीके से घुमाऊं तो पत्थर की ओर क्या रहता है बाहर की ओर भागना चाहता है, लेकिन वो हमारे हाथ की वजह से अंदर की ओर खींचा भी रहता है, तो बस वैसे ही इसके आकर्षण की वजह से ये खींचा भी रहेगा लेकिन ये बाहर भी भागेगा, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अभिकेंद्र बल किसका, इस इलेक्ट्रॉन का। अंग्रेजी में इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, इसको आप क्लियर कर लेंगे, अभिकेंद्र बल है या अपकेंद्र बल। दूसरा है कि ये जो हमारा नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के भी रखा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इसको यदि मैं एक सर्कल मान लूँ तो यहाँ से ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके बीच की दूरी को हम बोल सकते हैं r, अर्थात इसकी रेडियस त्रिज्या किसकी, इस ऑर्बिट की अर्थात इस कक्षा की, और ये इलेक्ट्रॉन है इसके लिए बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है अभिकेंद्र बल, और ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमना प्रारंभ कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इसका मास क्या हो जाएगा m, अर्थात इलेक्ट्रॉन का मास। अब इस तरीके से घूमता रहेगा तो पहला इस पर फोर्स लगेगा, वो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत आकर्षण बल, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, माना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और कक्षा की त्रिज्या, और कक्षा मतलब ऑर्बिट की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r है, तब इस पे पहला बल लगेगा वो है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ये कूलाम के नियम से है, आप फिजिक्स में पढ़ पाएंगे इसको, कूलाम का नियम, इसको आप अंग्रेजी में लिख लेंगे। कूलाम का नियम ये कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल, मान लो एक प्लस वाला है और दूसरा नेगेटिव वाला है, और ये इसको मैं Q1 नाम दे देता हूँ, इसको Q2 नाम दे देता हूँ, और इस तरीके से एक दूसरे से दूर है, तो इन एक दूसरे के ऊपर या तो चूंकि प्लस माइनस है तो आकर्षण ही दर्शाएंगे सामान्य रूप से, तो इनके बीच में ये बल लगेगा, मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ प्लस माइनस रहे, प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, मतलब इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, चूंकि मैं यहाँ पे जो नाभिक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कैलकुलेट कर रहा हूँ इसलिए ये चीज़ रखा हूँ। हम यहाँ पे प्लस भी रख सकते हैं, किसके लिए, फिजिक्स के टर्म में, क्योंकि जो एक चार्ज है वो दूसरे अगला इसके बगल में आने वाला है वो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, तो इनके बीच में जो चूंकि यहाँ प्लस और माइनस है तो जो आकर्षण बल लगता है, देखिए प्लस और माइनस में हमेशा क्या होता है आकर्षण, तो कूलाम के नियम से इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, वो लगेगा Q1 Q2 बाई r², r इनके बीच की त्रिज्या है, मतलब Q1 और Q2 के बीच की त्रिज्या अर्थात इनके बीच का ये दूरी है वास्तव में, तो ये इतना होता है। K यहाँ पे क्या है, ये कूलाम का कांस्टेंट है जिसका मान 9×10⁹ न्यूटन होता है, और उसको हम जब आंकिक अर्थात न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना होगा तो वहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से एक जो चार्ज रहेगा, मतलब दो जब चार्ज पार्टिकल रहेंगे तो उसमें कूलाम के नियम के हिसाब से ये आकर्षण बल कितना लगेगा, आकर्षण बल लगेगा Q1 Q2 बाई r²। अब देखिए यहाँ पे Q1 में मैं प्लस को लिया हूँ, प्लस मतलब ये हमारा प्रोटॉन है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब सोचिए यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन होता तो अंदर में कितने प्रोटॉन होते, एक होते, ठीक है। जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, तो अंदर में प्रोटॉन कितना होता है, एक प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन को मुझे दर्शाने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना, ZE, अर्थात जो परमाणु क्रमांक रहता है उनकी संख्या के बराबर प्रोटॉन रहता है, तो उसकी जगह हम Z शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है, तो इसको हम ZE के रूप में भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या और जो परमाणु क्रमांक होते हैं अर्थात एटॉमिक नंबर होते हैं किसी सभी एटम में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहता तो मैं यहाँ पे
जेड की जगह 1 रखता और 1 ई लिख देता, इसके मतलब प्रोटॉन पे कितना चार्ज आकर्षण रहेगा उसको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से जो ये हमारा Q1 रहेगा, Q1 मतलब जिसको मैं ये नाम दिया हूँ ये प्रोटॉन के लिए, तो इस पर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा ZE, वो भी पॉजिटिव में, और इस पर रहेगा वो -ZE रहेगा। मतलब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ये +ZE इसको -E। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने प्रोटॉन पर चार्ज होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतने प्रोटॉन पे चार्ज, सिर्फ उनका ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। लेकिन ये जो चार्ज होते हैं कूलाम के नियम के हिसाब से वो मैग्नीट्यूड होते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब उसमें धन और ऋण का निशान नहीं लगाया जाता है, वो सिर्फ ये बताता है कि कितना कोई भी जो चार्ज है एक दूसरे को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, उसमें ऋणात्मक या धनात्मक का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो उस हिसाब से देखिए Q1 मतलब ZE में प्रोटॉन के लिया, तो इसमें मैं यदि मान भरूँ ZE और ये Q2 का मान भरूँ E, क्योंकि मैं पहले बताया इसका माइनस या प्लस चार्ज नहीं लेना रहता है, ये कितना आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे उस मैग्नीट्यूड को देखा जाता है इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण में कूलाम के नियम के अनुसार। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KZE²/R²। किसका मान, ये F का मान। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं Z इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि Z का अर्थ होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक का जो संख्या रहता है वो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर रहता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में मान लो इलेक्ट्रॉन पे -E कर रहा हूँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है यदि, तो एक प्रोटॉन भी होगा और परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन बराबर सीधा Z। ठीक है, मतलब एक को यदि हम ना लिखें तो E बराबर Z भी लिख सकते हैं। E बराबर Z मतलब यहाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक होगा, तो उसी को दिखाने के लिए, और इसके बराबर ही उस पर चार्ज होगा। मतलब ये क्या है, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव पे सारी चीज़ें। तो उसी को दिखाने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब बोर ने इस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया था, उसको दिखाने के लिए हम +ZE कर रहे हैं। इसका अर्थ ये समझें कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं पर आवेश है अर्थात चार्ज है, उतने ही प्रोटॉन पर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसलिए ZE करके लिखा गया है। और जो आवेश होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसलिए तो +ZE यहाँ पे प्लस दिखा रहा है न्यूक्लियस के लिए, Z दिखा रहे है कोई भी जो एटम रहेगा उसका क्रमांक हो, और इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है कि जितने उसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन रहेंगे। इस वजह से यहाँ पे Z लिखा जा रहा है कॉमन से रूप से। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया इसके वजह से, वहाँ से हम इसको ले लेंगे। ये मान क्या हो जाएगा, KZE²/R²। ये तो था आकर्षण बल इनका, इन दोनों के बीच का, मतलब एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण बल रहेगा एक दूसरे के अलग अलग आवेश के कारण, वो इतना लगेगा। ये कूलाम के नियम से आया है, मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। अब ये तो हमारा हो गया पहला समीकरण। दूसरा है कि ये जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी, मतलब यदि मान लो इस प्लस वाले का आकर्षण नहीं होता तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता सीधा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले इसके लिए क्या है, ये तो आकर्षण बल पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉन का बाहर यदि निकलने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर की ओर लग रहा है, और इसका आकर्षण एक अंदर की ओर लग रहा है। तो दोनों क्या है, दोनों बराबर हो जाते हैं। बराबर मतलब जितना यहाँ अंदर की ओर आकर्षण बल लगता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलना चाहता है। तो ये जो फोर्स रहता है विकेंद्र बल, और ये अंदर का जो कूलाम वाला नियम का जो बल है आकर्षण बल, वो बराबर होते हैं। इस वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें संतुलित होकर राउंड मारते रहता है। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, अभिकेंद्र बल, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो कितना हो जाएगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला ये होता है mv²/r। ये फार्मूला आप याद रखना, ये आपको फिजिक्स में इसका मिल जाएगा। मतलब जो अभिकेंद्र बल रहता है उसका सूत्र ही है mv²/r। ये आपको ये कोई व्यक्ति वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उसके लिए जो अभिकेंद्र बल लगता है वही फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरीके से हमने दो चीज़ देखा। अब देखो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच संतुलन होगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा नाभिक के चारों ओर। तो इस तरीके से पहला जो दूसरा समीकरण है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, आकर्षण बल बराबर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं। आकर्षण बल के लिए हमने ये लिया हुआ है KZE²/R², और अभिकेंद्र बल के लिए हमने ये लिया हुआ है mv²/r। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा।
अब इसके आगे देखिए, इसको हम वी स्क्वायर यदि मेरे को निकालना है आगे, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बराबर, देखिए ऐसा गुणा कर देंगे और इसको ऐसा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के जे डी स्क्वायर इंटू आर, देखिए ऐसा हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और आर स्क्वायर और एम बटा आर स्क्वायर और एम। एक स्टेप को मैं हटा दिया हूँ, पहले इसका और इस साइड का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना के, उसके बाद वी स्क्वायर के इसमें निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, देखिए एक आर ये है और आर स्क्वायर है, तो इस हिसाब से क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर अपान आर एम, ये किसका है, वी स्क्वायर का मान। तो ये हमको मिल गया समीकरण 3। अब देखिए हमने इसके पहले सूत्र पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अर्थात एंगुलर मोमेंटम होता है वो फिक्स्ड, मतलब जो ऑर्बिट होता है उनका एनर्जी फिक्स्ड होता है और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम के साथ गति करते हैं। तो वो मान था हमने पढ़ा था बोर का मॉडल पढ़ते समय, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। ये कहाँ से आया, ये आप समझ गए होंगे कहाँ से आया। अब देखो दोनों पक्ष ऐसा हमको बनाने के लिए वी स्क्वायर का मान मेरे को इसमें पुट करना है, तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डबल कर दूँगा, मतलब दोनों और या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो देखिए वी स्क्वायर का मान हम कहाँ से रख रहे हैं, ये समीकरण, इसको हम 4 दे देते हैं नाम, समीकरण 4 से इसका मान रख रहा हूँ एम स्क्वायर, या फिर इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको हम कैसे बना लें, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, वी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। अब इन दोनों को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, अब ये वी स्क्वायर का मान कहाँ से, समीकरण ये समीकरण 3 से, गड़बड़ लिख डाला हूँ, समीकरण 3 से देखिए वी स्क्वायर लिखा हूँ, तो उसको मैं इसमें अब मान को रख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, के जे डी स्क्वायर अपान आर एम बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इनको कटा लेते हैं। देखिए मैं इसको मान लो इस पार्ट को इसके ऊपर भेज देता हूँ, तो क्या होगा, एम और आर, यहाँ देखिए आर और एम है, तो एक आर है एक एम है और यहाँ स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो ये कैसे दिखने लगेगा हमको, के जेड ई स्क्वायर अपान कुछ नहीं रहेगा, खाली बचेगा, और ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम आर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो। कहने का अर्थ है इसको मैं यदि इसके ऊपर भेज दूँ, ठीक है, तो भेजूँगा तो क्या है, एम और आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं इसके ऊपर ना भेज करके एक स्टेप को हटा के डायरेक्ट ये चीज़ ला दिया, तो ये आर और एम एक दूसरे से क्या होगा, कट गया, क्योंकि ऊपर में आ जाएंगे तो एम 2 बार है आर 2 बार है, तो ठीक है। अब इस तरीके से हमको ये रेडियस निकल जाएगा। रेडियस कैसे निकालेंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इधर से हो जाएगा, मतलब इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, के जेड ई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए इस आर को निकालना है मुझे, मतलब रेडियस को, तो ये पूरा सब चीज़ को उठा के कहाँ, इसके नीचे रख दूंगा। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, किसी भी जो ये ऑर्बिट होता है उसका मिल जाएगा रेडियस। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रेडियस निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसका नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर और ये एम। तो ये है हमारा किसी भी ऑर्बिट के रेडियस को कैलकुलेट करने का फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसी के आधार पर हम लोग जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर ने कैलकुलेट किया था वो निकाल पाएंगे, क्योंकि बोर का प्लस पॉइंट था वो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, उसका इसने स्पेक्ट्रम निकाला हुआ था। तो मतलब एटॉमिक मॉडल देते देते उसका स्पेक्ट्रम भी निकाला हुआ था। उस स्पेक्ट्रम के बारे में हम जब बोर का मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एन का मान क्या है, एन है यहाँ पे ऑर्बिट 1 2 3 4, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और के क्या है, ये ये कूलाम कांस्टेंट है, जेड यहाँ एटॉमिक नंबर, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज, 4 पाई का अर्थ होता है 3.14, और मास क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का मास। डेरिवेशन हम बना रहे थे कि ऑर्बिट का जो त्रिज्या होता है, ऑर्बिट मतलब जो कक्षा इतना बड़ा जो हमारा एटम रहता है, और ये जिसको हम ऑर्बिट या कक्षा बोलते थे, उसकी जो त्रिज्या है उसको हमने इस फार्मूला के द्वारा कैलकुलेट
कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई के जेड ई स्क्वायर डॉट 4 पाई स्क्वायर एम, ये डेरिवेशन कैसे लाया हुआ उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें सारा डाटा यदि हम फिट कर दें, जैसे एच ये प्लांक नियतांक है, इसका मान 6.67 गुणी 10 घात ऋण 34 जूल सेकेंड, पाई 3.14, इलेक्ट्रॉन का मास ये हमने पढ़ा है पहले भी 9.1 गुणी 10 घात ऋण 31 किलोग्राम, ये है कुलाम का कांस्टेंट अर्थात कुलाम का नियतांक 9 गुणी 10 घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम का वर्ग। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणी 10 घात ऋण 19 कुलाम। अब यहाँ ऋण का निशान इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है अर्थात गणित जो बनाया जाता है उसमें इसके मैग्नीट्यूड को बस लिया जाता है, अर्थात जो डिजिट है उनको, इनके निशान को नहीं लिया जाता, क्योंकि उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण से मतलब नहीं रहता है, उनका जो ये अंक है उनसे मतलब रहता है। ठीक है, तो इसलिए यदि ये सारे अंक इसमें भर दिए जाएँ तो जो आर का मान है वो टोटल इतना आता है। ठीक है, जहाँ 0.529 एन स्क्वायर जेड आंगस्ट्राम में, ये याद रखना है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र के अलावा ये सूत्र भी पूछता है कंपटीशन एग्जाम्स में, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसी से ये डायरेक्ट इससे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। और इनका जो क्वेश्चन है कैसे आता है वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया इस वजह से इसमें नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, एन का अर्थ यहाँ पे क्या है, एन है ये ऑर्बिट का संख्या 1 2 3 4 5 और जेड क्या है, ये है एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक, और हर एटम के लिए एटॉमिक नंबर अलग होगा, ये तो हमको पता ही रहता है। ठीक है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में करें तो राउंडिंग आप कर सकते हैं, 2 की जगह 9 है यहाँ पे, तो ये 2 को हम क्या बोल सकते हैं 3 एन स्क्वायर जेड, वो भी किसमें आंगस्ट्राम में, तो इसको हम ऐसा भी याद कर सकते हैं बहुत शॉर्ट तरीके से। ठीक है, मतलब रेडियस को निकालना, किसका रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस। अब इसको और किसी बुक में क्या दिया रहता है, 0.53 को R0 या A0 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहा जाता है बोर त्रिज्या, और उसका मान होता है 0.53। कहने का अर्थ है कि ये फार्मूला हमको ऐसा भी मिल सकता है, तो इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है ये क्या चीज़ है करके, ये हमारा यही चीज़ है, मतलब वो डाटा हमको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट जब वीडियो में न्यूमेरिकल बताऊंगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके अलावा मतलब ये बोर का उपलब्धि था कि बोर ने जो ऑर्बिट था उसका रेडियस कैलकुलेट करने का एक तरीका बता दिया था, तो ये बोर की खासियत थी। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात कोई भी जो ये ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से घूम रहा है उसकी गणना करने का भी उसने फार्मूला दे रखा था, तो इसका डेरिवेशन मैं नहीं बनाया हूँ, वो बहुत हायर क्लास के लिए है, उसके लिए जो फार्मूला निकलता है डायरेक्ट वो चीज़ मैं लिख रखा हूँ। डेरिवेशन में हम लोग ये चीज़ें भी आर इक्वल टू NH/2 पाई इसका उपयोग करेंगे, और ये जो आर है ना, ये आर की जगह हम ये वाला जो आर का वैल्यू रखेंगे तो हमको ये वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो कोणीय संवेग वाला सूत्र था हमारा mv r इक्वल टू NH/2 पाई, तो उसमें ये जो आर का मान है, उस आर के मान की जगह यहाँ का जो हमने आर निकाल रखा है त्रिज्या अर्थात रेडियस, उसको रखेंगे तो ये वेलोसिटी निकल जाएगा, और वो सूत्र में जब सबका हम मान रखेंगे तो वो हमको ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो आपको ये सूत्र याद रखना है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से ऑर्बिट में घूम रहा है इसके, तो इससे भी जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। v इक्वल टू 2.18 गुणी 10 घात 8 जेड बाई एन, जेड समझ गए होंगे परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, इन क्या है बोर की कक्षा अर्थात बोर का ऑर्बिट, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ऐसा है, अब मीटर में बदलेंगे तो जाहिर सी बात है गुणा 10 घात ऋण 2 का मैं कर दूंगा, तो मीटर से सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर बदलने वाला आपको यूनिट कन्वर्जन भी मैं पहले यूनिट में सिखा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे 10 घात 8 से 6 क्यों आया। अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैलकुलेट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ये जो कक्षा रहता है इसमें घूमते रहता है, उसका ऊर्जा कैलकुलेट करने वाला ये फार्मूला है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऋण 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। अब ये समानुपाती जेड और व्युत्क्रमानुपाती एन, अब ये ऋण का निशान है, देखिए इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ, जेड मतलब एन का मान बढ़ाऊंगा, एन यहाँ क्या है, एन है कक्षा मतलब ऑर्बिट, तो एन का मान बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, ई का मान हमेशा घटेगा, उल्टा संबंध है एक दूसरे से, देखिए नीचे में है और ये ऊपर में, तो ये व्युत्क्रमानुपात में है। ठीक है, मतलब कक्षा की संख्या बढ़ा दूंगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कम होते जाएगी, मतलब दूर जाते जाएंगे। तो अब देखिए जेड का संबंध इसे समानुपात का है, लेकिन सामने निशान लगा है ऋण का, तो उस हिसाब से हम एक और रिलेशनशिप कर सकते हैं कि यदि ऊर्जा का मान बढ़ जाता है इसका अर्थ है कि जो जेड का मान है वो कम होने वाला है। ठीक है, माइनस का निशान है इस वजह से याद रखना, ऋणात्मक है इसलिए वो माइनस होगा समानुपाती होते हुए भी, मतलब घटेगा, यदि ये माइनस का निशान नहीं रहता तो ये सब चीज़ बढ़ने लगता। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने सारा चीज़ समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल और जो भी कमी थी बोर के सिद्धांत में वो सब चीज़ पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।